सामने एक प्रश्न खड़ा हो गया है कि मैं बोलूं क्या। इतनी प्रखर वक्तव्य होने के बाद मेरे जैसा एक सामान्य व्यक्ति जो सिर्फ जन्म के अकस्मात के कारण सराहा जाता है, वो क्या बोले। लेकिन मी पहिल्यांदा माफी मागून घेतो की मी मराठी बोलू शकतो, पण संबोधन पब्लिक जाहीर संबोधनामध्ये भाषाचं जे एक प्रावीण्य असायला पाहिजे ते माझ्या मराठीत नाहीये, म्हणून आपल्या स्वीकृतीने मी हिंदीत आपल्याशी बोलेन। सहमतीची हुकुमशाही ये किताब आज आया। इसका दूसरा जो टाइटल है वो मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है, एरिस्टोक्रेसी टू टेक्नोक्रेसी। ये जो कल्पना है कि जो हम एक शिफ्ट देख रहे हैं, एक प्रभाव देख रहे हैं, मुझे लगता है कि आज सबसे बड़ा अगर कोई खतरा हमारे पूरी विश्व के ऊपर अगर कोई हो तो टेक्नोलॉजी के इंपीरियलिज्म का है। एक तरीके से जो कॉलोनाइजेशन हो रहा है टेक्नोलॉजी के कारण, इससे है। कॉरपोरेट और टेक्नोलॉजी का जो एक समन्वय हो गया है। कॉरपोरेट होता है वो नफे के खातिर धंधा करता है। टेक्नोलॉजी की रूह आविष्कार की होनी चाहिए, लेकिन आज अगर हम देखें तो टेक्नोलॉजी का मकसद जो कैपिटलिज्म में प्रॉफिट कमाने का होता है, वही टेक्नोलॉजी का मकसद हो गया है। 14 महीने पहले एप्पल ने अपना नया फोन बाजार में रखा था। आविष्कारी चमत्कारी फोन कहा था उसको, लॉन्च करते वक्त कहा था कि ऐसी क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी है जो आपका पूरा कम्युनिकेशन का सिस्टम बदल देगी। 14 महीने के बाद वो क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी आउट ऑफ डेट हो गई और दूसरा नया एप्पल का फोन है, जिसके लॉन्च में भी उन्होंने यही कहा कि ये क्रांतिकारी। ऐसी कैसी क्रांति जो 15 महीने भी नहीं चल सकती, टिक सकती। यानी कि क्रांति का मकसद नफाखोरी है। ये हमने समझना बहुत जरूरी है कि हम कैसे सब चीजों के सम्मिश्रण के साथ चल रहे हैं, जहां कैपिटलिज्म, इंपीरियलिज्म, कॉलोनियलिज्म, ये सारे इज्म्स एक होते जा रहे हैं और हमारे पल्ले एक ही इज्म पड़ रहा है, कंफ्यूज्डिज्म। क्योंकि हमें समझ ही नहीं पड़ रहा है कि क्या करना है क्या नहीं। ये जो सहमति की हुकुमशाही है वो कंफ्यूज्ड मेंटालिटी के कारण हुकुमशाही है, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब ही हम नहीं समझ सकते। किसी ने कहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आएगा वो इंसान का अस्तित्व मिटा देगा। इंसान का अस्तित्व कैसे मिट जाएगा? हम सब खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे, तब अस्तित्व मिट जाएगा? क्या जानवर से इंसान जिस सिर्फ एक चीज के लिए अलग है, बेहतर है, अपने तर्क शक्ति, वो तर्क शक्ति खत्म हो गई तो फिर इंसान तो खत्म ही हो जाएगा ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो तर्क शक्ति ही तो खत्म कर देता है, आपका सोचना ही खत्म कर देगा। और सोचना खत्म कर देगा क्या बात है? हमने तो ऑलरेडी सोचना खत्म कर दिया, क्योंकि सोचेंगे तो रिएक्ट करेंगे। अभी कुछ हमें उदाहरण दिए हमारे मुल्क में जो सारी घटनाएं घड़ी है पिछले कुछ सालों में, हमने रिएक्ट किया।
कश्मीर में एक बच्ची को मारा गया, निर्मम हत्या की गई। हमने रिएक्ट किया, उसके दोषियों को सजा हुई तो वकीलों ने मोर्चा निकाला उसके खिलाफ, और जब उनको बेल मिला तो वकीलों ने उनका स्वागत पटाखे फोड़ के किया। हमने रिएक्ट किया। बिल्किस बानो के बलात्कारी और उसके पूरे परिवार के खूनियों को रिहा कर दिया गया, हमने रिएक्ट किया। राजस्थान में 9 साल के एक बच्चे को सवर्ण शिक्षक के लिए रखे गए पानी में से 1 गिलास पानी पीने के कारण मार दिया गया, हमने रिएक्ट किया। तो हम जिंदा कहां है? किस भ्रम में हम जी रहे हैं कि हम जिंदा है? लाशों का देश बन चुका है ये भारत। कुछ भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और सिर्फ 40 साल हुए, अभी कितने साल हुए मुझे, मेरी गिनती कच्ची है इसलिए। इमरजेंसी को कितने साल हुए कोई बता? इमरजेंसी के बाद जागरूक नागरिक ने जिस पक्ष को हराना नामुमकिन समझा जाता था उसको हरा दिया था ना। आज वैसा नागरिक है? क्या हुआ? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं था ना तब। हम एक्सटिंक्ट क्यों हो गए? हम हमारा कोई महत्व ही क्यों नहीं रह गया? हमारा अस्तित्व खत्म नहीं हो जाएगा, हमें निकम्मे बना दिया जाएगा। हम निकम्मे बन गए। एक के बाद एक प्रयोग किया जाता है। सबसे बड़ा प्रयोग इस धारणा को अपने ऊपर हावी करने से किया गया था, हिंदू खतरे में है। इसी शहर से वो निकला था ना, हिंदू खतरे में है। और हमने सबने मान लिया कि हिंदू खतरे में है। वो खतरा कहां था किसी ने पूछा नहीं कि भाई खतरा है कहां से। आप थे, मैंने भी नहीं किया, लेकिन बहुमत ने किया ना। बहुमत ने तो किया। आप और मैं कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं और आप यहाँ बहुत बढ़िया बढ़िया बात करके बाहर निकल जाएंगे, यहाँ बैठे हुए आधे लोग भूल जाएंगे कि हमने क्या बात की है। इसलिए मैंने नहीं किया इसकी खुशी मत मनाइए, क्योंकि आपका कोई मायना नहीं रहा है। ये हमारी करुणा है। फिर हम मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर बन जाएगा, चमत्कार हो जाएगा, इस देश का कायाकल्प हो जाएगा। हमने मान लिया। मंदिर के मुद्दे पर हमने सत्ता सौंप दी। चमत्कार कब होने वाला है? चमत्कार तो हम करेंगे ना, हमेशा हम ही करते आए। हम करेंगे तो चमत्कार होगा। कोई आने वाला तो नहीं है तथास्तु कहने के लिए। पर फिर भी हम ये मानते रहते हैं, ये सारी बातें हम मानते रहते हैं। कई बुद्धिजीवी इसको प्रमाणित करते हैं हिंदू राष्ट्रवाद कह के। हिंदू राष्ट्रवाद होने के लिए हिंदू राष्ट्र होना चाहिए ना। हम बन गए क्या हिंदू राष्ट्र? हाँ, नेपाल में हिंदू राष्ट्रवाद हो सकता है, लेकिन जिसके संविधान में सर्वधर्म समभाव है उसमें हिंदू राष्ट्रवाद कैसे हो सकता है? हम कैसे मान ले? हम क्यों ये प्रचलित करते हैं कि जो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं वो हिंदू राष्ट्रवादी है? अगर वो हिंदू राष्ट्रवादी है तो वो नेपाल चले जाए, यहां उनके लिए कोई स्थान नहीं होगा। ये सारी धारणाएं जो है वो हमें गुलाम बना रही है। हमने इनको मान लिया, हमने उनको कबूल कर लिया और इसके साथ जीना सीख लिया हमने। वो हिंदू राष्ट्रवाद के पीछे का घिनौना सत्य, ब्राह्मणी वर्चस्व वाला राष्ट्र,
ये हम नहीं समझते हैं, और जब तक हम ये नहीं समझेंगे तब तक हमारे विचारों की गुलामी का फायदा वो लोग उठाते रहेंगे। ये सारी चीजें समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए। हाँ, कुछ लोगों को ये मालूम होगा, मुझे ये जानकारी देने की जरूरत नहीं है, लेकिन आज इस मुल्क को ये बताना बहुत जरूरी हो गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाँ, वो बहुत एक भयानक वस्तु है, क्योंकि उसका मकसद जो ह्यूमन फैक्टर है, जो मानवीय फैक्टर है, उसको खत्म कर देना है, कि किसी भी चीज पे ह्यूमन बीइंग का कोई असर ना रहे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही सारी चीज चलती रहे, ये उसका मकसद है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम हरा सकते हैं। जो इंसान है, इंसान को किसी अनुभव से ज्ञान प्राप्ति के लिए वो अनुभव कितनी दफा करना पड़ता है। अगर कहीं किसी चीज से हम जल जाएं तो क्या 10 बार वो जलना पड़ता है समझने के लिए कि नहीं, इसको नहीं छूना चाहिए, हम जल जाएंगे। पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किसी चीज को समझने के लिए कम से कम 100 बार वो अनुभव करना पड़ता है, तब तक उसको उसकी धारणा नहीं बनती है, क्योंकि उसका पूरा जो क्रिएशन है वो इसके ऊपर है कि मल्टीपल एक्सपीरियंस से एक धारणा वो निकाले। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हराने की जो व्यू नीति है वो क्या है? ओरिजिनल थॉट। अगर हम ओरिजिनल थॉट करेंगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम पे हावी नहीं हो सकेगा। इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डरने की कोई जरूरत नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सामने हमारे अस्तित्व और हमारे महत्व को टिका रखने के लिए हमने कटिबद्ध होना जरूरी है। और हमको दी गई खूबी, जो लोग ईश्वर में मानते हो वो ईश्वर को उसका क्रेडिट दे। जो लोग हमारे जो एवोल्यूशन है उसको मानते हो वो उसको कबूल है, या केमिकल रिएक्शन को मानते हो वो केमिकल रिएक्शन को कबूल पर हमारी ये सबसे बड़ी खूबी जो है वो ओरिजिनल थॉट है, चमत्कारी थॉट है, जिसमें से आविष्कार होता जाता है, करते जाते हैं हम लोग। साइंटिफिक टेम्परामेंट। आप में से कईयों ने देखा होगा कि मैं आज दीप प्रज्वलन में जूते नहीं निकाले। पुस्तक विमोचन की सभा में, हाँ, मैं मंदिर में जाऊंगा तो जूते उतार के जाऊंगा, मैं जाता नहीं हूँ इसलिए जूते उतारने नहीं पड़ते मुझे, लेकिन वहां जाऊंगा तो जूते उतारूंगा। पुस्तक विमोचन में, दीप प्रज्वलन में मैं जूते क्यों उतारूं? उससे किसका अपमान हो जाता है? मैं घर में जब शाम को लाइट शुरू करता हूं तब जूते उतार के नहीं जाता हूं लाइट शुरू करने के लिए। तो इलेक्ट्रिक बल्ब में और इस दीपक में फर्क क्या है? ये अंधश्रद्धा क्यों मैं अपनी आदतों से आपको दिखाता रहूं? मैं बापू को फूल चढ़ाते वक्त भी जूते नहीं उतारता, क्योंकि मोहनदास को मैं भगवान बनाना नहीं चाहता। और इसीलिए मोहनदास को मैं कभी महात्मा नहीं कहता, मैं कभी अपने आप को महात्मा का परपोता नहीं कहता। मैं कस्तूरबा और मोहनदास का परपोता हूं, दो इंसानों का, कोई दिव्य आत्मा का नहीं। क्योंकि दिव्य बनाना हमारा एक बहाना है कि एक ऊंची स्थान पर ले जाके छोड़ दो उनको, और फिर नीचे से हाथ जोड़ के खड़े रहो और अपने आप को ये तसल्ली देते रहो कि वो तो दिव्य थे इसलिए ये सब कर सके। हम नहीं कर सकते। इसलिए ना मोहनदास को मैं महात्मा कहता हूं, ना बाबा साहेब को भी मैं उस महात्मा के ऊपर पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि अगर उन दोनों में कोई महान वस्तु थी तो उनका अनुकरण करने की, प्रेरणा देने की जो शक्ति उनमें थी
वो उनकी महात्मा थी। अगर हम उनका अनुकरण करने से ही बहाने बनाने लगे तो हम उनको समझेंगे कैसे? इंसानों के रूप में कोई एक सामान्य इंसान जिसने असाधारण कृत्य करके दिखाया अपने जीवन काल में, वो हमारा आदर्श होना चाहिए। वो आज कमी है हमारे दिलों में, हमारी भक्ति में भी वो कमी है। इसलिए राजघाट पर मत्था टेकने वाला दिल में जय नथुराम बोलता होता है। ये बातें हम समझते नहीं है, इसलिए उनके लिए हमें बेवकूफ बनाना आसान हो जाता है। अभी अभी आपने सबने देखा होगा, राजघाट के ऊपर G20 के सारे राष्ट्र प्रमुख गए और उन्होंने फूल गुलदस्ते चढ़ाए। उसमें से किसी को भी ये मालूम नहीं था कि अपने जीवन में बापू ने फूलों के हार और गुलदस्ते स्वीकारना मना कर दिया था। वो सिर्फ हाथ से कटे हुए सूत को ही माला के रूप में मानते थे। इतनी तो उनकी गांधी की समझ है कि एक 5 सितारा सेरेमनी वहां की गई, जिसमें ये देखने वाला देख सकता था कि इसमें किसी को भी कोई भावना नहीं है, कोई मान्यता नहीं है, एक सिर्फ एक रस्म अदायगी करने के लिए वो वहां आए और एक मेगालोमेनिया के ईगो को शूट करने के लिए ये पूरी चीज घटी गई। सब लोग मुझे बहुत बहुत वो आने लगे संदेश कि देखो तुम्हारे परदादा का कितनी इज्जत है। मैंने बोला इज्जत होती तो ऐसी भपकादार सेरेमनी नहीं करते हो लोग। किस तरीके से हमारे विचार करने की शक्ति को मैनिपुलेट किया जाता है, उसके उदाहरण आपको हर रोज व्हाट्सएप पे देखने को मिलेंगे। और मेहरबानी करके व्हाट्सएप को तुच्छ मत समझिए। तो ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी करके हम जो कहते हैं कि नहीं नहीं वो बेकार चीज है, वो नहीं है। हमारे दिमाग की गुलामी का सबसे बढ़िया हथियार व्हाट्सएप है। हर रोज हमारे विचारों को खत्म करने की, हमारी तारक शक्ति को खत्म करने के लिए मैसेजेस हमको भेजे जाते हैं नए नए। ये बहुत साइंटिफिक तरीके से किया जाता है प्रसार माध्यमों के द्वारा। बहुत इसका उपयोग करके बहुत ही काबिलियत से हमारे विचारों को करने की शक्ति को खत्म किया जाता है हर रोज सुबह में। और इसीलिए व्हाट्सएप फॉरवर्ड पे प्रश्न उठाने पर वो फॉरवर्ड करने वाला उसका कोई निवारण नहीं दे सकता। वो दूसरे व्हाट्सएप मैसेज को ढूंढना शुरू कर देता है कि भाई इसके खिलाफ मैं दूसरा व्हाट्सएप मैसेज कैसे भेजूं। आज सुबह ही मेरे फोन पे एक मैसेज आया, कोई निहायत ही बेवकूफ ने वो मैसेज भेजा था। उस मैसेज में ये जो आरक्षण पे जो सारी राजनीति हो रही है, उस आरक्षण की टीका करने के लिए मैसेज क्रिएट करके भेजा। मोस्ट लाइकली नागपुर के जो आईटी सेल चलाते हैं उनकी ही वो उपज होगी, क्योंकि उनकी ही वो व्यू रचना है करने की। उसमें लिखा गया था कि जिनको आरक्षण चाहिए उनको वॉर फ्रंट पे आरक्षण दो। के पहली लाइन में 35% दलित, दूसरी लाइन में 40% ओबीसी, उसके बाद आदिवासी, ये सारों को आरक्षण चाहिए ना, उनको सबको भेज दो वहां लड़ने के लिए। वो मूर्ख ये जानता नहीं है कि कई सदियों से जब युद्ध होता है तो पहली लाइन में मरने वाला दलित होता है, दूसरी लाइन में मरने वाला ओबीसी होता है और छावनी में बैठ के आदेश देने वाला क्षत्रिय सेनापति होता है। इसीलिए तो आज भी हमारी आर्मी में महार रेजिमेंट है ना, इसीलिए तो आज ही भी हमारी आर्मी में मराठा रेजिमेंट है ना, इसीलिए तो आज भी हमारी आर्मी में जो सिपाही है उसमें सबसे ज्यादा आदिवासी है ना। ब्राह्मण रेजिमेंट दिखाइए मुझे, नागपुर वाले भी दिखा दे कभी, मैं मान लूंगा।
कहाँ है ब्राह्मण रेजिमेंट? राजपूताना रेजिमेंट है, राजपूत रेजिमेंट नहीं है। राजपूताना एक प्रदेश है, राजपूत एक जाति है। तो फ्रंट पे मरने वाला तो दलित ओबीसी है ना, जिसको आप भेज देते हो कि जाओ लड़ो, और परमवीर चक्र मेरी छाती पे लगा दो। तो ऐसे निहायती बेवकूफ लोग हैं जिनको हम पकड़ सकते हैं और उनके मकसदों को का पर्दाफाश हम कर सकते हैं। हम करते नहीं है, वो उनकी जीत है। ये हमने समझना बहुत जरूरी है कि अगर इसी तरह से हम जीते रहे, ये जो मेन टाइटल है सहमतीची हुकुमशाही, तो आज तो वो सहमत को भी भ्रष्ट कर दिया गया है ना, या हमारे मतों को ही भ्रष्ट कर दिया गया। कर्नाटक में वो हुआ, नॉर्थ ईस्ट में वो हुआ, मध्य प्रदेश में वो हुआ, महाराष्ट्र में वो हुआ। हमने मतों से किसी और को सत्ता करने के लिए अधिकार दिया। महाराष्ट्र में हमने किसी को नहीं दिया था, इसीलिए फिर छूटने के बाद एक वो बना, कोalition बना। हुआ क्या? हमारे मत लेकर आमदार बने हुए लोगों ने अपने फायदे के लिए पक्षों की भेलपुरी बना दी एकदम, और हम तमाशा देखते रहे। इन्होंने कहा ना कि हम वोटर हैं, नागरिक नहीं। इसीलिए हम चुपचाप बैठे रहे कि हमारे वोट का इतना भयानक मजाक महाराष्ट्र में चलता ही रहा है, और शाहू फुले अंबेडकर की भूमि का अपने आप को घमंड दिखाने वाले लोगों ने कुछ नहीं किया। महाराष्ट्र में कहीं न एक मोर्चा निकला, न एक धरना हुआ, और न ही किसी भगौड़े एमएलए की गाड़ी पे एक पत्थर भी फेंका गया। मैं पत्थर फेंकने के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन समाज के असंतोष का प्रदर्शन किसी न किसी तरीके से तो होना चाहिए था ना। आज हमने महाराष्ट्र के से क्या संदेशा भेजा है? हमारे मतों का तुमको जो फायदा उठाना है उठाते रहो, हमारा आपको सहमति है। वो 50 खोके के क्या बोलते हैं? हाँ, वो ओके कौन बोल रहा है? हम बोल रहे हैं। हमने कहा है कि तुम 50 खोके लो, हमारे लिए ओके है। हंसिए मत, ये हंसने की बात नहीं है। ये हमारे दुर्भाग्य की बात है कि हमारी लोकशाही को हमने इस कदर मलिन कर दिया। वो तो करेंगे, उनको तो सत्ता की हवस है, वो तो करते रहेंगे, और उनको ये जानकारी है कि ये लोग उठने वाले नहीं है। याद रखिएगा, इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी को दरवाजा हम ही ने मत दिखाया था, और शांति से बैलेट बॉक्स के जरिए उसको हमने रास्ता दिखाया था कि भाई ये नहीं चलेगा तुम। और वही हम लोग आज इतने उदासीन बन के बैठे। ये आईटी से क्या हमें खतरा है? वो आईटी के आई में से ही हमको खतरा है, मेरे से ही मेरे को खतरा है आज। हाँ, कई पेशों को खतरा होने वाला है। ये चैट जीपीटी जो आया है, कई ऐसे ब्यूरो हिंदुस्तान में कई ऐसे ब्यूरो थे जो टेक्निकल लिखाई करते थे, मैनुअल्स बनाते थे, एडवर्टाइजिंग के लिए कॉपी लिखते थे, जो पूरा जो पैम्फलेट बनाना पड़ता है वो सब। आज वो सारे ब्यूरो बंद हो गए। कई सैकड़ों जो भाषा के ग्रेजुएट्स थे जो इन ब्यूरोज में काम कर रहे थे, वो बेकार बन गए।
क्योंकि चैट जीपीटी अब वो काम मुफ्त में इन सारे जो उद्योगपति हैं उनके लिए कर रही है, उनको लेखकों की जरूरत नहीं है। अमेरिकन फिल्म इंडस्ट्री जो हॉलीवुड के नाम से जानी जाती है, उसमें पिछले 4 महीने से लेखकों की स्ट्राइक हड़ताल चल रही थी। उसमें एक मुद्दा यही था कि अब जब स्टोरी एंड स्क्रिप्ट राइटिंग चैट जीपीटी से होगा तो हमारी रोजी का क्या होगा, उसके लिए आप हमें प्राविधान करके दीजिए, हमारी तनख्वाहें बढ़ा दीजिए, ताकि अगर चैट जीपीटी हमें नुकसान करती है तो हमें कुछ मुआवजा मिले उसमें से। 4 महीने तक उन्होंने पूरे हॉलीवुड के प्रोडक्शन को ठप कर दिया। ये सारी चीजों को हमने समझना चाहिए और उसकी सीमितता को हम कैसे सीमित उसको कर सकते हैं वो समझ सकते हैं। ये याद रखिएगा कि ये किताब चैट जीपीटी नहीं लिख सकता। इसके लिए इंसान की जो रैशनल थिंकिंग है, जो लिंकेज कर सकता है कि भाई इस चीज का इसके साथ महत्व है, इस चीज का मैं उदाहरण इसमें दे सकता हूं मेरे आर्ग्यूमेंट को कंफर्म करवाने के लिए, ये सिर्फ इंसान कर सकता है। ये चैट जीपीटी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं कर सकेगा। उसको बताना पड़ेगा कि अगर ये टॉपिक है तो वहां रेफरेंस के लिए जा, उसके सिवा वो नहीं कर सकेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फाइनली एक बहुत ही होशियार कुत्ता है जिसे मालिक चेन बांधकर जहां ले जाना चाहे वहां ले जा सकता है। ये याद रखिएगा। पर चिंता हमारे निकम्मेपन की होने करिएगा जरूर, अगर लोकतंत्र को बचाना है तो। और ये भी अपने आप को तसल्ली मत दीजिए कि अगर 2024 में इस विचारधारा को हरा दिया तो हम हमारा मुल्क वापस जीत लेंगे। ये नहीं होने वाला, क्योंकि नफरत और विभाजन का जहर हमारे समाज में इतनी हद तक आ चुका है कि उस जहर को निकालने के लिए हमें और 10 से 20 साल तक लड़ाई लड़ते रहना पड़ेगा, वरना वो नफरत का जहर हमारे समाज में से मिटने वाला नहीं है। वो और भी बढ़ता जाएगा और हर मौके पर नफरतबाजों को वो सक्सेसफुल करता जाएगा। ये सारी बातें हमने समझना आज बहुत जरूरी है। अमेरिकी फिल्म एक आई थी माइनॉरिटी रिपोर्ट करके, आप देखिएगा अगर आपको मिले तो वो फिल्म देखिएगा। माइनॉरिटी रिपोर्ट करके एक फिल्म थी, उसमें उसको साइंस फिक्शन के नाम से उस जमाने में क्लासिफाई किया गया। उसमें एक ऐसी मान्यता की गई थी कि किसी कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसा बना दिया कि जो इंसान की वर्तमान आदतों को एनालाइज करके ये अनुमान कर सके कि ये गुनाह करेगा या नहीं, यानी गुनाह करने से पहले ही गुनहगार है ये बता देना। और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, वो पूरी फिल्म का ये होता है कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज अमेरिका की जो है वो उससे बहुत खुश हो जाती है कि अब हम गुनाह होने के बाद नहीं पकड़ेंगे, गुनाह होने से पहले ही उस इंसान को जेल में डाल देंगे। हिंदुस्तान में आज वो टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि हमारी एनआईए भी गुनाह करने के पहले लोगों को पकड़ के जेल में डालती है और फिर 6 महीने तक निकाल सोचती रहती है कि इसको क्या गुनाह में मैं अंदर किया है वो देखो। कल ही सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा है ना कि भाई तुम पहले पकड़ते हो फिर गुनाह ढूंढते हो। और अब देखो ये युवापा के नीचे जितनों को भी उन्होंने पकड़ के अंदर किया है, उतनों के ऊपर आज तक 2-2, 3-3 साल बाद भी वो कोर्ट में जाने से झिझकते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है कि इसको किस गुनाह में मैंने पकड़ा है। आदेश के ऊपर पकड़ा गया। अब सोचिए किसी के ऊपर तोहमत लगाई कि वो गुनहगार है,
क्यों उसे सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ता है कि भाई मेरे ऊपर जो FIR दर्ज की गई है वो तो मुझे दिखा? क्यों सुप्रीम कोर्ट तक जाना चाहिए ऐसी चीजों में? क्योंकि वो पुलिस जानती है कि हमने जो डॉक्यूमेंट डाला है, चार्जशीट डाली है, FIR डाला है, वो कोई देखेगा तो जज होना जरूरी नहीं है, वो फाड़ के फेंक देंगे उसको, क्योंकि किसी के हुक्म पे हमने पकड़ा है, गुनाह घड़ा है इसलिए नहीं पकड़ा। तो माइनॉरिटी रिपोर्ट तो डोवाल के पास ऑलरेडी आ गया। वो एयरपोर्ट पे कुत्ता होता है ना, बैग सूंघ के बताता है कि इसमें गर्द है या इसमें एक्सप्लोसिव है कि नहीं। मोदी के हाथ में डोवाल है जो हवा सूंघ के बता देता है कि ये गुनहगार है कि नहीं। ताली मत बजाइए, ये हमारा दुर्भाग्य है, इस पे रोइए। और अगर रोने से वो शक्ति प्राप्त होती है कि अब मेरी जिम्मेदारी निभाऊंगा इस मुल्क को इस दिशा में जाते हुए रोकने, तो कुछ काम कीजिए, वरना फिर क्रांति के लिए भी हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ही आधार रखना पड़ेगा। और जब ये होगा तब इंसान खत्म हो जाएगा। सोचिए।